हेलो स्टूडेंट्स। सो आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो है वो डाल रही हूँ। को बहुत ज़्यादा थोड़ा काम का प्रेशर था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आज अपन को किंगडम फंगाई करना है एंड इसमें हम पर्टिकुलरली आज किंगडम फंगाई के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कहाँ आपके किंगडम फंगाई ग्रो करता है, फंगस जो है वो कहाँ ग्रो करती है, वो सब अपन यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने वाले हैं। एंड फॉर श्योर एंड आई विल मेक इट श्योर कि कल आपको किंगडम फंगस पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। मतलब कल मैं अपनी वीडियो मोस्ट प्रोबेबली डाल दूँ। सो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम फंगाई। मैंने पूरा मोनेरा और प्रोटिस्टा कंप्लीट कर दिया है। इन केस आपने ये वीडियो नहीं देखी है मोनेरा और प्रोटिस्टा वाली किंगडम की, तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। उससे भी पहले किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें तुम्हें सारे क्लासिफिकेशन वगैरह मैंने डिटेल में बताया है, सारे 5 किंगडम 2 किंगडम एनसीईआरटी ही बेस रखा है पर अच्छे से समझाया है। ओके। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगाई को। अगर तुम फंगस को देखोगे तो तुम्हें ये हर जगह ग्रो करती हुई दिख जाएगी। ठीक है। अब किंगडम फंगस जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम्हें जो डेली लाइफ में देखने को मिलता है वो है मशरूम। ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मशरूम्स को खाते हैं बिकॉज मशरूम्स आर एडिबल। ठीक। बाकी तुम लोग अगर जैसे गौर करोगे तो तुम्हारे जैसे कोई ब्रेड है, जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, ठीक है, रूम्स लेके रहते हैं जहाँ फ्रिज वगैरह नहीं होता है, तो यूजुअली क्या होता है कि ब्रेड ला के रख देते हैं। एंड अगर ह्यूमिड एरिया है और मतलब ऐसा मॉइस्चर वाला एरिया है तो वहां पर क्या होता है, ग्रीन कलर की वाइट जो ब्रेड होती, सॉरी, जो व्हाइट कलर की जो ब्रेड होती है उस पे तुम्हें ग्रीन कलर की ऐसे एक परत दिख जाएगी, एक लेयर दिख जाएगी। दैट इज ऑल्सो अ फंगस। ठीक है। अब कभी कभी तुम लोगों ने गौर किया होगा कि हमें कभी कभी स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं कहीं जगह, जैसे कि मेनली ग्रोइन रीजन्स में, और आपके जो फुट होता है, फुट में जो आपके जो फिंगर्स के बीच में जो जगह होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत सारे कभी कभी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है। रेड कलर के तुम्हें वहाँ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, प्रोबेबली कभी कभी वाइट कलर का भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो वो सारे भी आपके कैसे होते हैं, वो भी फंगस वहां पे ग्रो कर जाते हैं बिकॉज उस एरिया में मॉइस्चर और हीट दोनों प्रेजेंट होती है। तो मेरे इतने सारे एग्जाम्पल मैंने जो बताए हैं तुम लोगों को, उससे तुम्हें एक चीज तो कंफर्म हो गई होगी कि जो फंगस है वो ग्रो उस जगह करती है जहाँ पे हीट और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जो किंगडम फंगस है वो एक यूनिक है किंगडम, ठीक है, ऑफ द हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि ये बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मोर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ठीक है। नाउ यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड अ रॉटन फ्रूट्स। ठीक है। तुम लोगों को जो सड़े फ्रूट्स होते हैं, जो सड़ जाते हैं फल, उनमें भी देखने को मिलती है। अगर ब्रेड नहीं तो रोटी पर भी कभी कभी तुम लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो तुम डे टू डे लाइफ में तुम नोटिस कर सकते हो। ओके। नाउ द कॉमन मशरूम यू ईट एंड द toadstools are also fungi. White spots seen on the mustard leaves are due to parasitic fungus. अब ये वाले white spot की बात नहीं हो रही है। जो आपके मस्टर्ड का जो पेड़ होता है, जो सरसों का जो पेड़ होता है, पेड़ नहीं बोलूंगी, पौधा होता है, ठीक है, उसकी जो लीव्स होती है ना, वहां उस पे ऐसे सफेद कलर के इस तरीके के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है। जो कि बेसिकली किस वजह से पड़ते हैं, पैरासिटिक फंगस की वजह से पड़ते हैं। ठीक है। फंगस ही उसका कॉज होता है। ठीक है। तो ये एक तरीके की क्या होगा कि फंगस जो है वो डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। तो मस्टर्ड पे जो व्हाइट कलर के लीव्स, सॉरी, मस्टर्ड पे जो लीव्स होते हैं उस पे जो व्हाइट कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जो देखने को मिलते हैं, इज ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। कुछ आपके यूनिसेलुलर फंगस होते हैं, ठीक है, जैसे कि ईस्ट,
अब ईस्ट हमारा बड़े काम का है। ईस्ट को आप ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हो, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हो। मैंने रिवीजन सीरीज में ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अब ब्रूअर्स ईस्ट क्यों बोलते हो? जितने भी आपकी अल्कोहल्स है उसको बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। इसलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है। बेकर्स ईस्ट क्यों बोलते हो आप? बेकर्स ईस्ट इसलिए बोलते हो क्योंकि ये जैसे ब्रेड है, इन सारी चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो मैदे से हम जिसमें हमें फ्लफीनेस प्रोवाइड करानी है, उसमें हम ये ईस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। नाउ दीज आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, एज आई हैव सेड राइट नाउ। अदर फंगाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जैसे कि यहाँ पे मस्टर्ड लीव्स पे आपको व्हाइट स्पॉट देखने को मिल रहा है, जो कि अनयूजुअल है। तो इसका क्या वजह से है? क्योंकि ये फंगस इसमें डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपके रिंग वॉर्म्स जो हो जाते हैं, ठीक है, रिंग वॉर्म डिजीज जो होती है ना, तुम लोगों ने ऐड देखा होगा, दांत खाद खुजली, मुझे वो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो रिंग वॉर्म जो डिजीज होती है, वो भी आपके क्यों होती है? फंगस की वजह से ही होती है, ठीक। सो ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में आपके डिजीज कॉज करता है। वीट रस्ट, अब यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया है आपके प्लांट में जो डिजीज होती है उसका। सो वीट रस्ट कौन कॉज करता है? पक्सीनिया। कौन कॉज करता है? पक्सीनिया फंगस कॉज करता है। तो इसको याद रखना है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, एनसीईआरटी खुद ही बोल रहे हैं। सो वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। कौन? वीट पे जो वाइट कलर की एक लेयर देखने को मिल जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि वीट की जो वीट का जो स्टेम वाली पार्ट होती है ना, वो झड़ रही है, इस तरीके का लगता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वीट रस्ट। और कौन कॉज करता है? पक्सीनिया, प्लीज याद रखना, ठीक है। सम आर द सोर्सेज ऑफ द एंटीबायोटिक्स, मतलब हमारे, आप देख रहे हो फंगस खाना बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, शराब बनाने के लिए भी यूज करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। आपकी ये डिजीज भी कॉज कर देते हैं, एंड ये आपके एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। मतलब इट हैज अ मल्टीपर्पज, ऑलराउंडर है आपका फंगस, ऑलराउंडर है, ठीक है। सो ये एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। एंटीबायोटिक कौन सा? पेनिसिलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आप एमबीबीएस में जाओगे या कोई भी मेडिकल कोर्स में जाओगे, तो वहाँ पे जो फार्मा सब्जेक्ट होता है ना, वहां पे तुमको पेनिसिलिन के बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पेनिसिलियम जो है वो आपके क्या है? एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक इज बेसिकली जो आपके अंदर ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली बैक्टीरियल डिजीजेस जो है वो एंटीबायोटिक से सही हो जाती है, ठीक है। सो to kill the bacteria, to kill the live organism causing disease is known as antibiotics. Now fungi are कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वत्र, सर्व, सब जगह, ठीक है। विच अकर्स इन एयर, वाटर एंड सॉइल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। हवा, पानी, रेत, मिट्टी, जानवर, पेड़, सब जगह आपको ये फंगस दिखेगी। नाउ दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। मैंने जो एग्जांपल्स आपको स्टार्टिंग में दिए थे, उसमें तुम लोगों ने गौर किया होगा, मैं बार बार वार्म और मॉइस्चर या फिर ह्यूमिड एरिया के बारे में जिक्र कर रही थी। सो ये जो फंगस है, ये सिर्फ ग्रो करना चाहती है उस जगह पे जहाँ पे हल्का सा वार्मनेस हो, ठीक है, और हल्का सा मॉइस्चर हो, ह्यूमिड एरिया हो, ठीक। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड्स इन द रेफ्रिजरेटर? क्यों हम रेफ्रिजरेटर में फूड रखते हैं? ऑफ कोर्स टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल और द फंगल इन्फेक्शन। बिकॉज हम बाहर रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मॉइस्चर की वजह से, हीट की वजह से फंगस ग्रो कर जाएगी, है ना। इसलिए हम उसे कूल एरिया में रखते हैं, ठीक है, ड्राई एंड कूल एरिया में रखते हैं। आई होप ये वाली फर्स्ट स्लाइड क्लियर हो गई होगी। नाउ with the exception of the yeast which are unicellular, fungi are filamentous। आपके फंगस यूजुअली कैसे होते हैं? filamentous होते हैं। अब हर एक किंगडम में तुम्हें एक्सेप्शन तो मिलेगा, हर जगह एक एक्सेप्शन होता है। हमारी, जैसे कि हमारे क्लासेस में हम नॉर्मली, जैसे तुम लोग स्कूल जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, तो तुम लोगों को
उन पर्टिकुलर क्लासेस में भी एक एक्सेप्शन मिल ही जाता है जो तुम लोगों से हट के काम करता है। ऐसे ही हमारे किंगडम फंगाई में हट के काम इन द सेंस उसके स्ट्रक्चर की वजह से वो अलग है। सो दैट इज ईस्ट। ठीक है, ईस्ट कैसा है, यूनिसेल्युलर है। बाकी सारे फंगस कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, नाउ देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे आप क्या बोलते हो, हाइफे। ठीक है, कैसे होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं एंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। बहुत सारे हाइफे अगर एक साथ मिल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, बहुत सारे मतलब इस तरीके से बहुत सारे हाइफे मिले हैं। द सिंगल इज नोन एज हाइफे। ठीक है, ये सिंगल हम क्या बोलेंगे, हाइफे। एंड जब इसका नेटवर्क, बहुत सारे हाइफे आपस में नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, सो अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में मेंशन है, देखो यहाँ पे ये एक हाइफे है, ठीक, यहाँ ये एक हाइफे है, ये एक हाइफे है, एंड दीज हाइफेज आर फॉर्मिंग नेटवर्क। सो दिस इज नोन एज माइसीलियम। आई होप इस डायग्राम से थोड़ी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है, जैसे ये हमारा एक हाइफे है, ठीक है, अब ये जो एक सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, अलग से सेल देखने को नहीं मिलेगी, सेल की बाउंड्री नहीं होगी। इसी वजह से हम उसको बोलेंगे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है। इस हाइफे को हम क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक हाइफे, जिसमें हमें मल्टी न्यूक्लियस देखने को मिले, जिसमें जिस हाइफे में हमें मल्टी न्यूक्लियस देखने को मिले, उसको बोलते हैं हम सीनोसिटिक हाइफे। क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक हाइफे। डन। नाउ अदर हैव सेप्टा और द क्रॉस वॉल इन द हाइफे। अब क्या होगा, एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। नाउ दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे माइसे सॉरी हाइफे में इस तरीके से सेप्टास का फॉर्मेशन हो। ठीक है, इस तरीके से सेप्टास का फॉर्मेशन हो। ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर सेप्टास। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो फंगस जो सॉरी हाइफे है, उसमें न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग प्रेजेंट होंगे। सेप्टा में गैप प्रेजेंट होता है ताकि फ्लूइड का एक्सचेंज होता रहे। ठीक है, फुल फुल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक, सो दीज आर द सेप्टा एंड दीज आर द हाइफे, सॉरी दीज आर द न्यूक्लियस। ठीक, सो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। द सेल वॉल ऑफ द फंगाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, नाउ आपके जो फंगस की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सेल वॉल, सेल की सेल वॉल है। ठीक है, ये जो सेल वॉल है, ये किससे बनी होती है, फंगस की, काइटिन से। किससे बनी होती है, काइटिन से। मेक श्योर ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से, याद रखना। ठीक, सो काइटिन और पॉलीसेकेराइड, इन दोनों से फंगाई की सेल वॉल बनी हुई होती है। नाउ मोस्ट फंगाई आर हीटरोट्रॉफिक। अब हीटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो खुद खाना नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, या फिर वो एब्जॉर्ब करते हैं soluble organic matter from the dead substrate and hence these are also known as saprophytes। तो किंगडम फंगाई के दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक है हीटरोट्रॉफिक, एक है हेटेरोट्रॉफिक या हीटरोट्रॉफिक। ठीक है, और दूसरा है सेप्रोफाइट्स, दीज आर सेप्रोट्रॉफिक, या इनको हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ
दोज दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट्स, ठीक है, जो कि लिविंग प्लांट्स या एनिमल पे डिपेंड है उनको पैरासाइट्स बोलेंगे। ऑफ कोर्स किसी और के ऊपर, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप रिसाइड कर रहे हो, सो दोज आर नोन एज पैरासाइट्स, ठीक है। एंड दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्स। सिम्बायोन्स का मतलब क्या होता है कि एसोसिएशन के साथ रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे अगर फंगस एसोसिएट कर ले एल्गे के साथ, तो वो लाइकेन का फॉर्मेशन करेगा। लाइकेन इज नथिंग बट अ फॉर्मेशन, अ रिलेशनशिप ऑफ फंगस एंड एल्गे। अगर फंगस या एल्गे में से कोई भी अलग होता है तो लाइकेन नहीं रहेगा। जैसे कि एक रिलेशनशिप में एक एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, या फिर कोई दो एक पर्टिकुलर पर्सन होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को चला रहे हैं। अगर वो उनमें से कोई एक भी अलग हो गया तो वो रिलेशनशिप टूट जाएगा, वो रिलेशनशिप का कोई वजूद नहीं रहेगा। ऐसे ही लाइकेन का है, अगर फंगस और एल्गे एक साथ है सो दे फॉर्म अ लाइकेन। अगर इनमें से कोई एक भी अलग हो गया, इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी लाइकेन की, वो लाइकेन रहेगा ही नहीं, ठीक है। सेम अगर फंगस जो है वो हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में आता है तो वो माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है। इसको लर्न कैसे करोगे? माइकोराइजा में राइजा जो होता है वो डिपिक्ट करता है रूट्स, ठीक है। सो जब भी फंगस जो है वो हायर प्लांट के रूट्स के साथ फॉर्मेशन एसोसिएशन में आएगा, रिलेशनशिप में आएगा, तो वो फॉर्म करेगा माइकोराइजा, ठीक है। माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है रूट्स, ठीक। नाउ रिप्रोडक्शन इन द फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन। मतलब एक तरीका है फ्रेगमेंटेशन जिसमें जो हाइफे होता है माइस वो अपने आप को तोड़ देता है, ठीक है। फिजन भी हो सकता है और बडिंग भी हो सकता है। तो वेजिटेटिव मीन से तीन तरीके से हो सकता है, एक फ्रेगमेंटेशन से, एक फिजन से, और एक बडिंग से, ठीक है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होगा, जिसको आप क्या बोलते हो? कोनिडिया। कोनिडिया जो होते हैं ये एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। एक्सोजीनस स्पोर्स मतलब जो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, सेल वॉल के अंदर ग्रो नहीं करते। या फिर स्पोरांजियोस्पोर्स या फिर ज़ूस्पोर। तो ये तीनों स्पोर्स याद रखने, कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं। स्पोरांजियोस्पोर्स जो होते हैं ये सैक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक बोरे में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम। इसको आप क्या बोलोगे? स्पोरेंजियम, जो कि स्पोर्स कंटेन करता है, एंड इन स्पोर्स को बोलोगे स्पोरेंजियो स्पोर्स। कोनिडिया जो होता है ये बाहर की तरफ, फंगस के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। सो दीज आर नोन एज कोनिडियाज आर नोन, दीज आर कोनिडिया। एंड कोनिडिया को आप बोलोगे क्या? दीज आर एक्सोजीनस, एक्सोजीनस स्पोर्स। वहीं पे सॉरी आई एम सॉरी फॉर माय वॉइस। ओके, वहीं पे अगर स्पोरांजियम की बात कर, सॉरी स्पोरांजियोस्पोर्स की बात करो, सो दीज आर एंडोजीनस, एंडोजीनस स्पोर्स होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर्स से होगा? oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहली है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, दो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमीट्स का, उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे ये एक गैमीट है, ठीक है, और ये एक गैमीट है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना है, मतलब ये इस तरीके से आपके दोनों जो सेल्स हैं उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज शोइंग फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
फाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, अब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तभी तो एक सेल, नए सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये हमारे जो है प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, ये हमारा एक न्यूक्लियस, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियस, एंड अब इसका भी फ्यूजन हो रहा है। सो फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसे आप क्या बोलोगे, जिसे आप बोलोगे कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। फाइन। अब तीसरी चीज, थर्ड स्टेप, आई थिंक इसको हटा देना चाहिए। ओके, ये हो गया सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये फ्यूज हो जाएंगे, तो एक नया, ये है, इसकी हैप्लॉइडी क्या है, ये हैप्लॉइड है, this is also haploid. Now after the formation of the zygote, after the formation of zygote, इसकी प्लॉइडी कैसी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। लेकिन हमारा जो फंगस होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है, दीज आर हैप्लॉइड, ये n होते हैं। ठीक है, सो क्या होगा अब यहाँ पे, यहाँ होगा मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस। सो ये meiosis हो जाएगा and they will form like this. So इनकी प्लॉइडी क्या होगी, अगेन these are haploid spores। ठीक है, सो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, आपके हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी स्टेप वाइज। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखो, आपके यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ, पहले प्लाज्माइसीलियम से सबसे पहले दो सेल्स का जो मोटाइल गैमीट्स जो कि एक्ट करेंगे, जैसे माइसीलियम है, दो माइसीलियम जो है जिसमें से एक माइसीलियम फीमेल गैमीट की तरह एक्ट करेगी और दूसरी वाली जो है वो मेल गैमीट की तरह एक्ट करेगी, और वहां पे प्लाज्मोगैमी होगी। देन हीट्रोकाइनेट कैरियोटिक स्टेज आएगी, हीट्रोकैरियोटिक स्टेज में उसके बाद कैरियोगेमी होगी। हीट्रोकैरियोटिक स्टेज इज बेसिकली वो स्टेज होता है, वो ट्रांजिशन होता है जिसमें n+n का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ आके कई बार स्टेज जो है वो रुक जाती है। ठीक है, सो ये एक स्टेज हो गया। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, n रहते हैं दोनों गैमीट्स में। ठीक है, ये हो गया n+n स्टेज। कैरियोगेमी में 2n का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर मियोसिस होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन मतलब स्पोर्स जो है वो स्पोरांजियम से निकल के बाहर स्प्रेड हो जाते हैं, एंड देन दे फॉर्म अगेन अ माइसीलियम। ठीक है, नाउ व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफे, सॉरी माइसीलियम बोला मैंने, हाइफे, ठीक है, ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, जैसे ये एक हाइफे है, ठीक है, एंड इसी के बगल से ये दूसरा हाइफे जा रहा था। ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सो इनमें से कोई एक मेल गैमीट की तरह वर्क करेगा और कोई एक फीमेल हाइफे की तरह वर्क करेगा, मेल हाइफे और फीमेल हाइफे की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये दोनों पास पास आएंगे और इनके बीच में प्लाज्मोगेमी होगा, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म होगा, देन कैरियोगेमी होगा, एंड देन मियोसिस होगी। ठीक है, इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ द टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द डिप्लॉइड सेल्स। कई बार क्या होता है, जैसे ही ये वाली स्टेज आती है, कैरियोगेमी वाली स्टेज आती है, ठीक है, वहां पे आपके जो फ्यूजन है वो ऑन द स्पॉट हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता और फटाफट फ्यूजन होके एक कंप्लीट न्यूक्लियस बना के 2n बना देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस स्टेज में कुछ टाइम के लिए अरेस्टेड रह जाता है, कुछ टाइम के लिए यहीं पे पॉज रह जाती है। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद इस तरीके का स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो हाउएवर जैसे कि जो दूसरे फंगस है जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें अभी भी न्यूक्लियस जो है वो नहीं अब फ्यूज हुआ है, मतलब ये एक हमारा प्रोटोप्लाज्म गैमीट
जिसमें हमने प्लाज्मोगेमी कराई है, उसमें अभी भी 2 न्यूक्लियस एज़ इट इज़ पड़े हुए हैं, ठीक है? N+N पड़ा हुआ है। वो आपको किसमें देखने को मिलेगा? एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक स्टेज, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस है। डाई मीन्स 2 एंड कैरियो इज़ फॉर न्यूक्लियस, ठीक है? अगर सच अ कंडीशन इज कॉल्ड अ डाइकैरियन फेज and dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा. The fungi forms fruiting body in which reproduction division occur leading to the formation of haploid spores. अब जैसे ही आपका इसका फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होगा जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, मेयोसिस होगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा. Now, the morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies from the basis of the kingdom into the various classes. This is the most important line क्योंकि ये आपको बताती है कि हमने किंगडम फंगाई को फर्दर क्लासेस में किस बेसिस पे डिवाइड किया है. सो हमने डिवाइड किया है कि किस तरीके से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज बन रही हैं, ठीक, और माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक, उसके बेसिस पे हमने किंगडम फंगाई को 4 क्लासेस में डिवाइड करा है, ठीक है. सो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज एंड द लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है. सो ये 4 क्लासेस हमने डिवाइड करी है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द लास्ट इज फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन, ठीक है, किस तरीके से वो डिवाइड करती है. So this was all about your introductory part of the kingdom fungi. कल अपन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज को कंप्लीट करेंगे एंड दिस विल कंप्लीट आवर चैप्टर फंगस. सो इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच.